दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका के साधन भी अलग अलग होते हैं। कुछ व्यक्ति मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे हैं तो कुछ खेती किसानी के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में सभी लोगों को उनकी आजीविका के समान और पर्याप्त साधन मौजूद नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। दोस्तों पहले अध्याय में आपने पढ़ा था कि विविधता किस प्रकार से होती है और उसी के आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां, पेड़ पौधे और लोगों का रहन सहन, खान पान भी होता है और उसी विविधता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आजीविका या उनके काम धंधे भी अलग अलग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ठेले पर फल आदि बेच रहा है। यहाँ पर कुछ मछुआरे मछली मार रहे हैं। एक व्यक्ति है जो साइकिल रिपेयर कर रहा है। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अलग अलग साधन हैं। एक गांव है कलपट्टू गांव। हम इसके अध्ययन द्वारा ये जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका किस प्रकार से चलती है। तो दोस्तों कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। यहाँ पर लोग कई तरह के काम करते हैं और दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती, इसके अलावा कई और काम होते हैं जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। दोस्तों कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, कुछ शिक्षक, कुछ धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल मिस्त्री और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान और 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ पर टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब क्या होता है? तो टिफ़िन का मतलब ये है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह के टाइम में इडली, डोसा और उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बौड़ा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है और उसके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत करने वाले एक आदमी की दुकान है और वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं और कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिंचाई युक्त जमीन पर मुख्य रूप से धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं और यहाँ पर जो मुख्य रूप से पेड़ पौधे हैं आम और नारियल तथा काफ़ी के बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। तो आइए कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और इनके अध्ययन से हम जानेंगे कि उनकी आजीविका किस प्रकार से चलती है। दोस्तों एक महिला है तुलसी। तुलसी बताती है कि वे सब वहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। जो रामलिंगम है उसके खेत में काम करने वाली तुलसी बताती है कि उसके परिवार के पास, जो रामलिंगम है उसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी के पहले वो मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी और यहाँ पर वो 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती है। और रामलिंगम की जो पत्नी है करुथम्मा, वो काम की निगरानी करती है। वो बताती है तुलसी कि साल में कुछ ऐसे ही मौके होते हैं जब उसे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है और यह उन मौक़ों में से एक है जब वह धान रोप रही है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम उसे निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। तुलसी बताती है कि जब वह कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र हो रही है उसे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने में तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है।
उसके गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी वो मजदूरी के लिए यहीं आती है क्योंकि रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह उसे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाएगा। तुलसी का जो पति है रमन, वो भी एक मजदूर है और उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं और खेत में काम करने के अलावा वे घर का सारा काम भी करती है। और वो बताती है कि घर के लिए सभी का खाना बनाती है, कपड़े धोती है और सफाई करती है। दूसरी औरतों के साथ जंगल से जाकर लकड़ी लाती है और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती है। उसका पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर तुलसी की कहानी से आपको स्पष्ट हुआ कि उसे साल भर में बहुत कम समय ही मजदूरी करने को मिलती है। उसकी 2 बेटियां भी हैं और वो कहती है कि हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों स्कूल जाती हैं और पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा था। तुलसी और उसके पति ने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। तो आपने पढ़ा तुलसी की कहानी। तुलसी की कहानी में आपने जाना कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीत जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। स्थिति ये है कि हमारे देश के जो ग्रामीण परिवार हैं उनमें से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह काफ़ी लोग भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजदूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। तो आपने तुलसी और उसके पति जो कि मजदूर हैं उनके बारे में जाना कि उनकी आजीविका का साधन क्या है और उनका जीवन किस प्रकार से चलता है। अब आइए एक दूसरे व्यक्ति शेखर के बारे में जानते हैं। तो शेखर बताता है कि शेखर को ये धान अपने घर लेकर जाना है और उसके परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और वो अपने खेत का सारा काम खुद ही करते हैं। वो कई बार कटाई के समय दूसरे छोटों किसानों की मदद लेते हैं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवाते हैं। वो कहता है कि व्यापारी मुझे उधार की बीज पर खाद देता है। व्यापारी जो है शेखर को उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए उसे थोड़े कम दामों पर ही उसे धान बेचना पड़ता है। अगर वो बाज़ार में धान बेचे तो ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे, लेकिन उधार चुकाने के लिए उसे व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है। तो उसके अपने खेत से 60 बोरी धान इस बार मिलेगा और इसमें से कुछ से वो अपना उधार चुकाएगा और बाकी अपने घर ले जाएगा। लेकिन उसके हिस्से में जो आएगा वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए उसे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए शेखर जो है रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। वहाँ वह एक पड़ोसी गांव के किसान से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है और उसके पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध बेचकर सहकारी समिति में उसका दूध बेचता है। इससे रोज़ के खर्च के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। तो ये देखिए जो शेखर है उसकी आजीविका कैसे चलती है। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें धान पैदा करता है, लेकिन उससे भी उसका खर्च नहीं चलता है। थोड़े बहुत काम के लिए उसे रामलिंगम के जो धान की मिल है उसमें काम करना पड़ता है। इसके अलावा उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर वो अपने कुछ खर्चे निकालता है। तो कर्ज लेने पर एक स्थिति क्या आती है उसके बारे में जानते हैं। आपने जाना कि शेखर जैसे किसान कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं और ये पैसा जो कर्ज लेते हैं वो बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है।
और अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं हैं, फसल को कीड़ा लग गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है और ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और भी पैसा कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। जल्दी ही ये कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान जितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति को कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है और कई क्षेत्रों में, जैसे आप सुनते होंगे कि महाराष्ट्र के जो विदर्भ प्रदेश है वहाँ पर किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। अब आइए देखते हैं तुलसी और शेखर के आजीविका के बाद रामलिंगम और करुथम्मा के बारे में। तो दोस्तों, रामलिंगम के पास ज़मीन बहुत है। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में रामलिंगम और करुथम्मा ने अपना कुछ पैसा लगाया है और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज भी लिया है। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब भारत के खेतिहर मजदूर और किसान के बारे में आइए विश्लेषण करते हैं। तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर, शेखर और की तरह के छोटे किसान और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं और भारत में 80% किसानों के पास बहुत ही कम भूमि खेती के लिए है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेच दिया जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। तो दोस्तों, आपने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसमें मुख्य रूप से महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसा अतिरिक्त काम जो है वो उनके अतिरिक्त आय में मदद करता है। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक और साधन है पूरे गांव में मछली पकड़ने का कार्य। मछली पकड़ने के कार्य को हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले ये जो बॉक्स में आपको दिया गया है एक विशिष्ट तथ्य, आप चित्र में देखिए, ये नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती का चित्र है। दोस्तों, नागालैंड का एक गांव है चिजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में स्थित है। इस गांव में रहने वाले लोग खचेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग समुदाय के लोग हैं और ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। पहाड़ी ढालू ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी भरा रह पाए और ये ढालूदार खेत चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये था एक विशेष नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती करने वाले चिजामी के लोगों का जो है वो आजीविका का साधन, किस प्रकार से वो सीढ़ी नुमा खेती करके धान की फसल उत्पादित करते हैं। तो हमने चर्चा किया कि समुद्र तटीय इलाकों में पूरे के पूरे गांव में कुछ लोग मछली पकड़ने में भी लगे हुए हैं। अरोड़ा और परिवेलन के जीवन के बारे में
पढ़कर हम जानते हैं कि मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में क्या है, वहाँ पर कैसी स्थिति होती है। यानी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर मछली पकड़ना उनके आजीविका का साधन है। तो हम कलपट्टू गांव के पास एक गांव है पुदुपेट, वहाँ के गांव के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है जिसके द्वारा समुद्र में मछली पकड़ते हुए मछुआरों का चित्र दिखाया गया है। तो मछली पकड़ने का जो चित्र है उसको देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का ये भी एक व्यवसाय है। अरुड़ा और परिवेलन तो पुदुपेट जो है कलुपट से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वे चारों ओर जाल और कैटामरैन, यानी कैटामरैन जो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है, वो वहाँ पर रहती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है और इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर घर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। अरुणा जो बताती है कि उसका पति पारिवेलन, उसका भाई और जीजा बड़ी देर से लौटे। वो बहुत परेशान हो गई थी और ये उसके कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं और उसने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से उसने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी को नीलाम कर देंगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा वो 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल, कैटामरैन और उसका इंजन उसके होते हैं तो वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। और जिस बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है उसी का कैटामरैन में लगा हुआ है और इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाते हैं। नीलामी में कुछ औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर आसपास के गाँव में बेचने जाती हैं और कुछ व्यापारी जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। वो बताती है अरुणा की दोपहर 12 बजे तक सारी नीलामी का काम निपटा देती है और शाम को उसका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में वे व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और वे खुद नीलामी जो होता है वो नहीं कर पाते हैं और खाली महीने काटना सबसे लिए मुश्किल होता है। और पिछले साल सुनामी में उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के जो साधन हैं उस पे विचार करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका भिन्न भिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। पहला, कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और दूसरा, कुछ लोग उन खेतीबाड़ी पर मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई, निराई और कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में बहुत हद तक समानताएं मिलती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, अर्थात अपना जीवन कैसे यापन करते हैं और कितना कमाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है, यानी उपजाऊ ज़मीन है कि नहीं, वहाँ पर सिंचाई के साधन मौजूद हैं या नहीं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे बाज़ार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जो होते हैं उनको अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं और ऐसा प्रायः सभी गांव में और लगभग प्रत्येक किसान के साथ ऐसा होता है कि वो बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक के लिए बड़े व्यापारियों से पैसा उधार लेते हैं और बाद में उन्हें अपनी फसल उन्हीं व्यापारियों को कम दामों पर बेचनी पड़ती है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनें, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, और इसके अंतर्गत आपने पढ़ा मजदूर, किसान और मछली पकड़ने वाले लोगों के जीवन और उनके आजीविका के साधन के बारे में। और साथ ही आपने जाना कि हमारे देश में सभी लोगों को उनकी आजीविका के पर्याप्त साधन और समान साधन नहीं उपलब्ध हैं। कुछ लोग संपन्न हैं तो कुछ लोगों का जीवन बड़े कष्टमय और अभावग्रस्त, अभाव वाली स्थितियों में जीना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।